अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020 विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 3 है जिसमें हम लघु त्रि प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखा, पार्ट 2 में दोस्तों अति लघु त्रि प्रश्नों को देखा और दोस्तों आज हम लघु त्रि प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। सबसे जरूरी बात दोस्तों ये कि आपके जो पेपर में लघु त्रि प्रश्न आता है वो 14 नंबर का आता है। बाकी दोस्तों 6 नंबर के आपके दोस्तों अति लघु त्रि प्रश्न आते हैं, 5 नंबर के बहुविकल्पीय, 6 5 11 14 जोड़ के 25 नंबर होते हैं टोटल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी आपको कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे दोस्तों वीडियो आपकी खत्म हो जाए उसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें दोस्तों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दोस्तों सेकंड पार्ट में आपके अति लघु त्रि प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु त्रि प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण और शोषण में अंतर आपको लिखना है। 2019 में दोस्तों देखिए ये प्रश्न आ चुका है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज तथा स्टार्च के रूप में एकत्रित होती है। इन यौगिक के टूटने तथा रासायनिक ऑक्सीकरण से पर्याप्त ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग जीव दोस्तों करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है तथा यह अभिक्रिया ऑक्सीजन अंदर लेने के दौरान होती है। इस प्रक्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड सांस द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। इस प्रक्रिया में जो यौगिक ऑक्सीकृत होते हैं उन्हें श्वसनीय पदार्थ करते हैं। उसके बाद श्वसनीय पदार्थ से सारी ऊर्जा एक साथ नहीं निकलती है, बल्कि धीरे धीरे एक के बाद एक होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निकाली जाती है, जिन्हें श्वसन की अपचय अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा उसी प्रकार प्राप्य है जैसा कि किसी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्राप्य है, ठीक है ना। श्वसन बने प्रकाश संश्लेषण के विपरीत समझा जाता है। प्रकाश संश्लेषण उपचय है और श्वसन उपचय, ठीक है ना। श्वसन इस अभिक्रिया को नीचे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है ना कि श्वसन की क्रिया उपचय, और यहाँ पर आप देख रहे हो प्रकाश संश्लेषण भी उपचय लिखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस लाइन को जरा देखिए, यहाँ पर लिखा था दोस्तों श्वसन की क्रिया अपचय अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है श्वसन अपचय, ठीक है ना, इसको आ कर लीजिए अपचय, ठीक है बस। तो इसका दोस्तों देखिए C6H12O6 प्लस 6O2, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 283 मतलब किलो जूल। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में श्वसन के दौरान प्रमुख क्रियाओं को दिखाया गया है। पौधे प्रकाश और अंधेरे में संश्लेषण और श्वसन दोनों ही करते हैं, परंतु जिस दर से यह प्रक्रिया होती है यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ये दोनों दोस्तों प्रक्रियाएं सांध्य प्रकाश में एक दूसरे को संतुलित करती है। अगला क्वेश्चन है कि लवण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। अम्लीय लवण का उदाहरण आपको देना है। लवण या साल्ट। धनायन दोस्तों प्राय मतलब धात्विक आयन और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे क्लोरीन हो गया, NO3 हो गया, SO4 हो गया आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में दोस्तों धनायन धात्विक आयन न होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है, जैसे दोस्तों NH4 प्लस हो गया, K2SO4 हो गया, NH4Cl Cu NO3 का होल ट्वाइस आदि लवणों के उदाहरण हैं। फिर देखिए अतः अम्लों के कुछ या समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक आयन द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक बनता है उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं, जैसे दोस्तों NaHSO4 Na2SO4 NH4 NO3, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी आप याद करते हुए चलिएगा। फिर देखिए दूसरे शब्दों में जब किसी अम्ल विलयन को क्षारक विलयन के साथ मिलाते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। जैसे देखिए HCl दोस्तों और NaOH, जब दोस्तों यह अभिक्रिया करता है तो NaCl बनाता है लवण और H2O जल निकलता है। तो दोस्तों लवण को हम उनके गुणों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया। देखिए जैसे सामान्य लवण हो गया आपका, क्षारकीय लवण हो गया, फिर उसके बाद अम्लीय लवण हो गया, द्वि लवण हो गया, मिश्रित लवण हो गया, संकर लवण हो गया। अम्लीय लवण देखिए क्या होता है कि यह लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा विस्थापन से बनते हैं, जैसे दोस्तों H2SO4 से NaHSO4, H2CO3 से दोस्तों NaHCO3, H3PO4 से दोस्तों NaH2PO4 और Na2HPO4 आदि बनता है। इन लवणों में विस्थापनीय हाइड्रोजन शेष रहती है। यह लवण जल में दो प्रकार के धनायन देते हैं, जिनमें एक हाइड्रोजन आयन, दूसरा दोस्तों कोई और धनायन होता है। जैसे दोस्तों NaHSO4 का दोस्तों Na प्लस बन जाता है, H प्लस बनता है SO4
माइनस। ठीक है, ऐसे दोस्त इसको आप अभिक्रिया इसको जरा आप कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ अभिक्रियाएं दोस्तों जरूरी होती हैं केमिस्ट्री में। अब देखिए दोस्तों, इन लवड़ों या लवड़ों को जलीय विलयन हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग आपको समझाना है। तो नाभिकीय ऊर्जा जरा देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन ये भी है। रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब दोस्तों यूरेनियम, ठीक है, के नाभिक पर दोस्तों कम गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं तथा जिस निकाय से नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे नाभिकीय भट्टी अथवा न्यूक्लियर दोस्तों रिएक्टर हम कहते हैं। हमारे दोस्तों देश में तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु तथा नरोरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जहां नाभिकीय रिएक्टरों से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। इस पर आपको टिप्पणी करना था, 2016 में ये प्रश्न आया था, लेकिन दोस्तों रिपीट किया गया क्वेश्चन को, संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला तो दोस्तों ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए। अतः दोस्तों वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको आप बनाकर भी बढ़िया सा पेपर में लिख सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको याद नहीं तो भी उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चन को पेपर में लिख कर आएंगे। बाकी दोस्तों आप इतना और पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। वीडियो दोस्तों ज्यादा लंबी ना बने और पूरे विज्ञान का दोस्तों हम रिवीजन भी देखेंगे और पूरा सिलेबस भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि कोशिका क्या है। पादप तथा जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन को आप बना कर नहीं लिख सकते, लेकिन दोस्तों जो ये क्वेश्चन था इसमें आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को दोस्तों कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है, बल्कि दोस्तों ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं तथा जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां हैं। शरीर निर्माण में दोस्तों ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे एक भवन निर्माण में ईंटें। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं कोशिका के बारे में। अब चलिए दोस्तों पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं। जंतु कोशिका एक तरफ है, पादप कोशिका। देखिए जंतु कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, लेकिन कोशिका भित्ति यहाँ पाई जाती है। लवक अनुपस्थित होता है, इसमें लवक पाया जाता है। तारकाय उपस्थित होता है, इसमें तारकाय अनुपस्थित होता है। ठीक है, रितिका छोटी होती है दोस्तों, यहाँ रितिका बड़ी होती है। आकार वृत्ताकार होता है और इसका आकार आयताकार होता है। तो इसको दोस्तों जरा, ठीक है, कुछ पॉइंट्स वाइज इसको आप ध्यान में रखिएगा, पेपर में आए तो बढ़िया लिखना है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन भी करना है। तो चलिए दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र का जो भाई सचित्र वर्णन है, अगर आप इसको बना लेंगे, फिगर देखिए जरा, इसको दोस्तों ध्यान से देखकर दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। एक तरफ दोस्तों में वृक्क को दिखा रखा है, ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि हो गया दोस्तों, फिर कार्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, धमनी, श्रोणि, सिरा, निम्न महासिरा दोस्तों, पृष्ठ महाधमनी, मूत्र वाहिनी। ठीक है, इसको दोस्तों फिर उसके बाद नीचे ब्लैडर है और यहाँ पर मूत्र मार्ग है। तो देखिए दोस्तों, भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के बाद शरीर उपयोगी पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचाता है। अपाचित तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता भी होती है। शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, गैस हो गया दोस्तों, तरल हो गया तथा ठोस पदार्थों का उत्सर्जित होना आवश्यक है और इनमें से प्रत्येक के उत्सर्जन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न भी होती है। ठीक है, इतना दोस्तों लिखेंगे, सफिशिएंट का फिगर बनाएंगे, पूरे नंबर आप पाएंगे। कुछ और दोस्तों लाइनें देख लेते हैं, जैसे ठोस अपशिष्ट मुख्यतः भोजन का अपाचित भाग जैसे सब्जियों के रेशे हो गया होते हैं। स्मरण करें कि मुंह में भोजन का पाचन आरंभ होता है तथा अमाशय में समान होता है। पाचित भोजन पेट की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अपाचित पदार्थ बड़ी आंत में आ जाता है और गुदा के रास्ते शरीर से निष्कासित हो जाता है। दिलचस्प दोस्तों बात यह है कि मुंह से लेकर गुदा तक एक ही रास्ता होता है। उसके बाद देखिए, अपशिष्ट तरल पदार्थों को उत्सर्जन के लिए एक जटिल क्रियाविधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि रुधिर में पोषक तत्व तथा अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही होते हैं। इसलिए दोस्तों इनके मतलब छानने तथा अलग करने की विशेष विधि होती है। इस क्रिया से उपयोगी पदार्थ शरीर में ही रह जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ
उत्सर्जित हो जाते हैं। यह क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों द्वारा संपन्न होती है। शरीर में इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है। यदि इनमें से एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो दोस्तों दूसरा वृक्क अकेले ही पूरा कार्य करता है। तो इसको भी दोस्तों जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी जितना भी आपके दिमाग में है उतना आप पेपर में लिख कर आइएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित आपको समझाना है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता। रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सब कुछ बदल जाते हैं, अर्थात दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। भौतिक में देखिए इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता है, लेकिन रासायनिक में इस परिवर्तन में नया पदार्थ भी निर्मित हो जाता है। भौतिक में कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रासायनिक में कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भौतिक में इसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक में इसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक में इसमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं आता है, रासायनिक में इसमें वस्तु के भार में ठीक है नए पदार्थ बनने के कारण अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें दोस्तों हैं। और लास्ट में देख लेते हैं दाब के दोस्तों प्रभाव से पदार्थों का केवल आकार एवं स्वरूप बदलता है। अधिक दाब पर दोस्तों नए पदार्थ बनते ही है रासायनिक में। एक छूट है, इसको भी देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन में ताप और विद्युत से वस्तु की रचना में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन रासायनिक में वस्तु की रचना में प्रकाश एवं विद्युत से परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल या सौर परिवार क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सौर परिवार या सौर मंडल, सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से दोस्तों ही निकले हुए 8 ग्रह हैं, जिनमें से दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। ये सभी दोस्तों ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से दोस्तों टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य दोस्तों सौर परिवार का जन्मदाता भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि उपग्रह को अब आपको समझाना है। यह छोटा खगोल पिंड है जो अपने ग्रह का परिभ्रमण करता है। पृथ्वी का दोस्तों उपग्रह चंद्रमा है। इसी प्रकार दोस्तों अन्य ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। मंगल के दोस्तों 2 हैं, बृहस्पति के दोस्तों 64 है, शनि के 61, अरुण के 27 और वरुण के दोस्तों 13 उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि हमारा कि अवांतर ग्रह से क्या अभिप्राय है। देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य लंबे भाग में मतलब 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड है, इन्हें अवांतर ग्रह कहते हैं या एस्टेरॉइड्स। वर्ष 1801 में एक बहुत ही छोटा ग्रह दिखाई पड़ा था जिसका नाम सीरीज रखा गया था। पलास, जूनो, वेस्टा आदि अनेक अवांतर ग्रहों के ही नाम है। आकाश गंगा क्या है, देखिए आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिनमें अधिकांश तारे आंखों के द्वारा मतलब दिखाई नहीं पड़ते हैं। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराव दिखाई पड़ती है। भारत में आकाश गंगा, यूरोप में मिल्की वे और यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, आकाश गंगा में सूर्य सबसे मतलब बड़े 68% तारे इसी प्रकार हैं। सूर्य से 268% तारे, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या आता है हमारा फिर, पृथ्वी ग्रह पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। तो पृथ्वी देखिए, पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित ग्रह है। यहाँ मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौर मंडल का अकेला ग्रह जहां जीवन है। इसका व्यास दोस्तों 12,756 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की दोस्तों प्रदक्षिणा या परिक्रमा 365 दिन में पूरी करता है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। सूर्य का दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, हमारा चंद्रमा। उल्का और उल्काश में क्या हो ये आपको बताना है। अंतरिक्ष में घूमते दोस्तों धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के दोस्तों वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो दोस्तों पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। इन्हें दोस्तों उल्का पिंड कहते हैं। कुछ दोस्तों पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें दोस्तों उल्काश में या शूटिंग स्टार कहते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के समान है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि तारामंडल का आपको वर्णन करना है। तारामंडल, कुछ तारे दोस्तों सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है।
आकाशगंगा के तारामंडल के नाम? वृश्चिक, ओरियोन, सप्तर्षि और कृत्तिका। देखिए दोस्तों, वृश्चिक में क्या है कि आकाश के दक्षिण पश्चिम दिशा में दोस्तों यह ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। व्याघ्र क्या है दोस्तों आपका, इसको जरा देखिए, आकाश के उत्तरी भाग को शीतकाल में दिखाई देता है। सप्तर्षि दोस्तों क्या है, ठीक है, व्याघ्र या ओरियन दोस्तों जो यहाँ पर देखिए लिखा था, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। सप्तर्षि में देखिए यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है। ध्रुव तारा, ठीक है ना, यह दोस्तों आकाश में तारों की स्थित घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। शेष सभी दोस्तों तारे पृथ्वी की गति की दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि चंद्र ग्रहण का आपको वर्णन करना है। तो पूर्णमासी के दिन दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की दोस्तों छाया चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है यदि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है, ठीक है ना। यदि चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी की प्रछाया में हो तो कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो यह दोस्तों भाग हमें आंतरिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि सूर्य ग्रहण का आपको वर्णन करना है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें सूर्य का दोस्तों वह भाग दिखाई नहीं पड़ता जो चंद्रमा से ढक जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है उस क्षेत्र को दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र दोस्तों जो चंद्रमा के उपछाया में है जहां सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है, ऐसे स्थान पर दोस्तों हम खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की प्रछाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो दोस्तों इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है कि इसरो के विषय में आपको लिखना है। इसरो मतलब दोस्तों ये आपका ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसरो भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है बल्कि दोस्तों दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से मतलब व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो दोस्तों वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, ठीक है ना, PSLV एवं दोस्तों GSLV का मतलब सहायता से मतलब क्रमशः कृत्रिम एवं भूस्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना दोस्तों शुरू किया है। तब से आज तक अमेरिका अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं, जिनमें दोस्तों अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को दोस्तों समर्थन दे रही है और ओरायन बहुउपयोगी कर्मीदल वाहन व व्यापारिक कर्मीदल वाहन के निर्माण व विकास पर आज ध्यान केंद्रित कर रही है। देखिए दोस्तों संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम LSP के लिए भी दोस्तों जिम्मेदार है जो लॉन्च कार्य हुआ नासा के मानव रहित लॉन्चों की दोस्तों उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान क्या है। देखिए दोस्तों भारत के मंगल यान का मंगल की कक्षा में प्रवेश अंतरिक्ष अभियान में दोस्तों भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय हासिल की जब दोस्तों स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। इसी के साथ दोस्तों यूरोपीय संघ, ठीक है, अमेरिका व रूस पश्चात भारत दोस्तों विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में या फिर दोस्तों इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से दोस्तों केवल भारत ने ही अपने पहले प्रयास में सफलता प्राप्त की है। जी हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी सफलता थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मृदा या मिट्टी कहाँ से आपको स्पष्ट करना है। मृदा मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मृदा का दोस्तों निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें कमजोर कर देती हैं, जिससे दोस्तों उनके बारीक बारीक कण अलग अलग हो जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता रहता है। मिट्टी के दोस्तों निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियों बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को दोस्तों सरका देती है। रासायनिक शक्तियां चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिक, जल, वायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियां भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मृदा या मिट्टी का उपयोग क्या है। तो चलिए दोस्तों इसका उपयोग देखते हैं। मृदा या मिट्टी जीवों के लिए दोस्तों वास स्थान का
कार्य करती है। इसमें दोस्तों केचुआ हो गया, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा तथा लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक और शैवाल पादप के रूप में निवास करते हैं। भोजन के दोस्तों विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। मृदा का उपयोग भवन निर्माण एवं बर्तन निर्माण में भी किया जाता है। इससे दोस्तों स्पष्ट है कि मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि मृदा मिट्टी के प्रकार आपको बताने हैं। तो मृदा मिट्टी के प्रकार, पहला दोस्तों आता है बलुई मिट्टी। इस मिट्टी के कणों का आकार दोस्तों अधिक होने के कारण इनमें दोस्तों पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते। चिकनी मिट्टी दोस्तों क्या हो गया, चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक परंतु धीरे धीरे होता है, अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी है। फिर दोमट मिट्टी, बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी दोस्तों नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। फिर काली मिट्टी, यह ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी दोस्तों कपास, गेहूं आदि फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर दोस्तों बारी आती है आपकी लाल मिट्टी की। आग्नेय शैलों से बनी यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। फिर बारी आती है आपकी लैटराइट मिट्टी। पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा के अधिकता वाले क्षेत्रों में दोस्तों पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी को ऊपरी सतह के पोषक तत्व धुलकर बाहर बह जाते हैं, अतः दोस्तों यह कम उपजाऊ होती है। फिर बारी आती है दोस्तों हमारे पर्वतीय मिट्टी। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत ही पतला है जबकि घाटियों में यह अधिक गहरा है। फिर दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी, यह बलुई यह तथा दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। इसमें रेत की मात्रा 60% से 80% तक होती है तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की उपज के लिए दोस्तों यह मिट्टी उपयुक्त है। फिर दोस्तों आता है हमारा पथरीली मिट्टी, 10वां नंबर। यह दोस्तों मिट्टी प्राय पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहते हैं। तो दोस्तों मिट्टी से कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमें कि हमें फसलों के प्रकार बताना है। देखिए फसलों के प्रकार, सबसे पहले दोस्तों देखिए ऋतुओं के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी में दोस्तों देखिए रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, वर्ती, मेथी और आलू है। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। खरीफ में दोस्तों क्या क्या आता है, देखिए खरीफ की फसलें दोस्तों मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ठीक है, ग्वार, अरहर, लोबिया दोस्तों, ढैंचा, सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास तथा जूट है। खरीफ की फसलें दोस्तों जून से जुलाई में बोई जाती हैं। जायद, गर्मी के दिनों में दोस्तों जून तक खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद की फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि फसल चक्र किसे कहते हैं। देखिए 2019 में ये प्रश्न आ चुका है, तो देखते हैं। फसल चक्रण, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। उसके बाद देखिए अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण है। थोड़ा बहुत दोस्तों अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको भी जरा ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तम भंडार गृह की विशेषता आपको बतानी है। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या रहा हमारे, इसको जरा देखते हैं कि भंडार गृह पक्के होने चाहिए तथा इस प्रकार के होने चाहिए कि इनकी सफाई आसानी से हो सके। दूसरा, भंडार गृह हवा पानी से सुरक्षित होने चाहिए। फिर भंडार गृह में चूहों का प्रवेश रोकने के लिए उसके चारों ओर एक चिकनी एवं चपटी कॉलर बना देनी चाहिए। भंडार गृह को कीट रोधी दवाओं से साफ कर देना चाहिए। फिर भंडार गृह में दोस्तों गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था या वेंटिलेटर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तथ्य आपको बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्या होगा पॉइंट। सबसे पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी का पलटना एवं शिथिल करना जिससे कि मिट्टी कृषि योग्य हो सके। फिर दोस्तों देखिए बीज बोने से पूर्व खेत में खाद एवं पोषक तत्वों को मिलाना। समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना। फसल की दोस्तों सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशुओं, पक्षियों तथा रोगों से सुरक्षा करना। ठीक है, सब बहुत 4 पॉइंट्स, बाकी इसको आप बनाकर लिख सकते हैं उत्तम फसल के लिए। अगला प्रश्न है कि कृषि कार्य में जुताई का क्या महत्व है। जुताई,
भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को हम जुताई कहते हैं। देखें आगे क्या लिखा है कि बीज पड़े, फल अच्छा दे, जितना गहरा जोते खेत। खेती के लिए दोस्तों खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेती की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल प्राप्त होगी। जुताई से दोस्तों मिट्टी को भूरभूरा बनाया जाता है तथा गहराई तक जोत कर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य भूमि को मुलायम करना ताकि उसमें वायु, गर्मी और सर्दी का भली भांति आवागमन हो सके, वह पानी सोखकर उसे संचित कर सके। हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जोत के अन्य यंत्रों से भूमि को उपजाऊ बनाना भी सभी जुताई के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि खेतों की दोस्तों बुआई में बीजों का चुनाव आप कैसे करेंगे। अब इसको देखते हैं। बीज नए पौधों को जन्म देता है, अतः इसका चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वस्थ एवं मिलावट रहित तथा उनमें किसी भी दोस्तों प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र एवं समय के लिए बीजों को मतलब जो अगेती या मध्य अथवा पिछेती प्रजातियां कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई हो उन्हें ही बोना चाहिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि खेतों में बीज बोने की विधियों का आपको वर्णन करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका छिटकावा विधि, छिटकाव करना जो भी आप दोस्तों, यह विधि उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहां खेतों में फसल हेतु अच्छी नमी होती है। इस विधि में बीजों को खेत में छिटका कर हल चलाकर दोस्तों से हम पाटा फेर देते हैं। दूसरा दोस्तों पॉइंट कह रहा है कि हाथ से बुआई। इस विधि में एक व्यक्ति हल के कूड़ के पीछे थोड़े थोड़े दोस्तों बीज हाथ से डालता रहता है। इस तरह सारे खेत में बीज ठीक है कूड़ों में बो दिया जाता है। इसके बाद पाटा फेर दिया जाता है। फिर देखिए नरई द्वारा बुआई, यह एक प्रकार की दोस्तों देसी सी ड्रिल होती है। इसकी दोस्तों सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि से में 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर गहराई तक गिरता है। साथ ही दोस्तों मिट्टी से ढकता जाता है। फिर देखिए सीड ड्रिल, यह दो प्रकार की होती है। प्रथम बैलों से चलाई जाती है और दोस्तों दूसरी ट्रैक्टर आदि की सहायता से प्रयोग की जाती है। इसमें बीज रखने के लिए दोस्तों एक बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब दोस्तों नीचे की तरफ सीड ड्रिल की कूड़ बनाने वाली फाली के पास बीज को गिराते हैं। ठीक है ना। जो दोस्तों सीड ड्रिल मशीन से चलती है उसमें बीज डालने के लिए एक छोटी छोटी धातु की बनी हुई प्याली होती है। अगला प्रश्न है कि सिंचाई से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए सिंचाई कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई भूमि को जल देने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है जिससे फल एवं पौधे की भरपूर पैदावार हो सके। फिर अगला प्रश्न क्या रहा कि सिंचाई की प्रमुख विधियां बताना है आपको। तो सबसे पहले प्रवाह विधि, क्यारी विधि हो गया, कूड़ विधि हो गया, द्रोणी एवं वलय विधि, छिड़काव विधि, बॉर्डर विधि और ड्रिप विधि। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा देसी हल का आपको वर्णन करना है। देसी हल क्या होता है। यह साधारण किस्म का हल होता है। यह भूमि में 207 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई मिट्टी कुदेरता है तथा 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक चौड़ा मुंह बनाता है। इसके दोस्तों निम्नलिखित भाग होते हैं जैसे आपका हरीश हो गया, परोदा या पाता हो गया, फाल, ब्रज, फरी, फल, हत्ती या दोस्तों मुठिया हो गया, पचारस या पफाना हो गया, हरित, गोखन, नेतक हो गया और छड़ हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि कीटनाशक का जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये बताना है। देखिए आज दोस्तों गंभीर समस्या कीटनाशकों के जन जीवन पर पड़ने वाले घातक प्रभाव की है। कीटनाशकों के प्रभाव से हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से दोस्तों अधिकतर मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव तथा कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण मतलब छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन, आर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास, ट्यूमर आदि बीमारियों से ग्रस्त होते पाए गए। इन रसायनों के प्रयोग से दोस्तों भूमिगत जल के प्रदूषित होने, भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से उपजाऊ मिट्टी के ठीक है मतलब रेतीले या अम्लीय में बदल जाने, प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया के नष्ट होने आदि के संकट तो उपस्थित होते ही हैं। उपाचरित बीजों को दोस्तों खाने से तमाम दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी समाप्त हुए हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आता है कि मृदा अपरदन क्या है। एक चीज और आपको बता दें, अलक्ष्य दोस्तों कीटों जैसे मधुमक्खी आदि के लिए भी दोस्तों इनसे खतरा उत्पन्न हुआ है। तो मृदा अपरदन अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए मृदा अपरदन, मृदा के मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह दोस्तों तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा जल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव के क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला पॉइंट आता है भूमि का ढाल होना, वर्षा का अधिकता हो गया, तीव्र हवाएं, वनों की दोस्तों कमी, मिट्टी का प्रकार, तापमान में परिवर्तन, पशुओं के चरने से हवा से कटाव और नदियों के बाढ़ से कटाव। फिर दोस्तों आता है अगला क्वेश्चन कि मृदा अपरदन को रोकने के उपाय आपको बताना है।
पहला उपाय देखिए, अधिक वन लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। बांध एवं जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर देखिए, अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए। कृषि के तरीकों में भी सुधार आपको करना चाहिए। मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास के लिए नालियां बना देनी चाहिए। फिर देखिए, उसके बाद ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए। अदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए। ऐसे दोस्तों आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आपकी कार्य से आपका क्या अभिप्राय स्पष्ट करना है। जब दोस्तों कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कार्य किया गया है। किया गया दोस्तों कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के ये बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, कार्य क्या होता है फिर से बता रहे हैं। जो दोस्तों हमारा किया गया कार्य होता है वो बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, W बराबर दोस्तों क्या होता है फार्मूला, F होता है इंटू डी। ये दोस्तों डी का मतलब विस्थापन था आपका, एफ ये आपका फोर्स या बल था। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि ऊर्जा से क्या अभिप्राय समझाना है। ऊर्जा या एनर्जी वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है, ऊर्जा कहलाती है। अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा हम कहते हैं। ऊर्जा में दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा आता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे दोस्तों उस वस्तु की मतलब यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब अगला क्वेश्चन, कार्य का मापन की धारणा को आपको स्पष्ट करना है। देखिए थोड़ा हो सकता है दोस्तों ब्लर दिख रहा है इस बार, लेकिन उसके आगे सब कुछ सही दिखेगा। ठीक है ना। तो कार्य दोस्तों देखिए, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। इसके अनुसार कार्य होने के लिए दोस्तों आवश्यक है एक तो बल और बल की दिशा में विस्थापन। इस परिभाषा के अनुसार यदि कोई मजदूर सिर पर बोझ लिए हुए एक स्थान पर खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यह दीवार को धक्का दिया जाए तो चूंकि दोस्तों दीवार अपने स्थान से नहीं हटती तो कोई कार्य किया हुआ नहीं माना जाता। पुस्तक पढ़ने में भी दोस्तों यद्यपि मानसिक परिश्रम होता है, भौतिकी के अनुसार कोई कार्य दोस्तों नहीं होता क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा है। अब बारी आती कार्य की माप। किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। हमने दोस्तों अभी आपको बताया था इसका फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगला प्रश्न आता है कि ऊर्जा का मापन आप कैसे करेंगे। ऊर्जा का मापन, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की मतलब ऊर्जा कहते हैं। अतः प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। जैसे दोस्तों फेंका गया पत्थर खिड़की के शीशों को तोड़ सकता है, जलता हुआ दोस्तों कोयला जल को भाप में बदल सकता है आदि। ऊर्जा के दोस्तों मात्रक एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है। फिर ऊर्जा के दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा के आपको प्रकार बताने हैं। तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का विवरण निम्नवत है। ऊर्जा में दोस्तों पहला आता है यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहला दोस्तों गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। फिर रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश हो गया, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा कि जीवन के अस्तित्व के लिए ऊर्जा क्यों आवश्यक है, यह आपको बताना है। तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए वाले मतलब यातायात, मनोरंजन, उद्योग एवं अन्य साधनों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए दोस्तों ऊर्जा की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थों जैसे दोस्तों हो गया आपका डबल रोटी, बिस्कुट, ठंडे पेय एवं आइसक्रीम आदि का उत्पादन व्यावसायिक हो गया है। इनको दोस्तों बनाने, डिब्बा बंद करने, संग्रह एवं वितरण करने में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों एवं आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि होने के कारण प्रत्येक परिवार के संसाधनों की वृद्धि हो रही है। संसाधनों को प्रयोग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की भूमिका आपको स्पष्ट करनी। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप बनाकर भी पेपर में बढ़िया से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, अतः पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत भी सूर्य ही है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊर्जा उष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाह तथा जल चक्र की निरंतरता प्रदान करती है तथा समस्त जीवन को संपोषित करती है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी भोजन द्वारा पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का संपोषण होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी हम कहते हैं। देखिएगा आज सभी देशों के वैज्ञानिकों का मानना है कि संसार में प्रतिदिन खपत होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 50,000 गुना ऊर्जा सूर्य से प्रतिदिन मिलती है।
अतः दोस्तों ऊर्जा संकट से उबरने का एकमात्र उपाय सौर ऊर्जा को अधिकाधिक उपयोग में लाना है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि सौर कुकर हो गया, सौर जल उष्मा तथा सौर सेलों का उपयोग प्रारंभ किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऊर्जा का दोहन किस प्रकार करेंगे, इसको जरा देखते हैं। पहला दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से। सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से दो प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती है। एक तो उसे ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके तथा दूसरे उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। जिन युक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके उपयोग में लाते हैं उन्हें सौर तापन युक्तियां कहते हैं, जैसे सोलर कुकर हो गया। अगला दोस्तों आता है हमारा अप्रत्यक्ष रूप से। सौर ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित दो प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए, पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या जैव द्रव्यमान में परिवर्तित करके। दूसरा, वायु, सागरीय लहरों तथा सागर के विभिन्न जल स्तरों में तापांतर के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर कुकर पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। सौर कुकर क्या होता है? सौर तापन, ठीक है, तापन युक्ति सिद्धांत का उपयोग सौर कुकर बनाने में किया जाता है। अतः सौर कुकर और ऊर्जा की ऊष्मा का उपयोग करके खाद्यान्न पदार्थ को आसानी से पकाने की तापन युक्ति है। इसमें दोस्तों लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसके ढक्कन के आंतरिक सतह पर एल्युमिनियम की पन्नी लगी होती है। बॉक्स के अंदर एक दोहरी दीवार का कांच ढक्कन लगा होता है। बॉक्स से दोस्तों जो दीवारें अंदर से काले रंग से पुती रहती हैं तथा इसके अंदर कुचालक पदार्थ जैसे रुई भर देते हैं। अब स्टील अथवा एल्युमिनियम के दोस्तों बर्तन के बाहरी सतह को काला रंग कर मतलब इसमें वह खाद्य पदार्थ भर देते हैं जिसे पकाना होता है। यह दोस्तों बर्तन बॉक्स के अंदर रखकर बॉक्स को कांच से ढक्कन द्वारा ढक देते हैं। बॉक्स को धूप में रखते हैं तथा इसके ढक्कन को इस प्रकार तिरछा रखते हैं कि सूर्य की किरणें एल्युमिनियम की पन्नी से परावर्तित होकर बॉक्स के अंदर बर्तन पर पड़े। कुछ देर बाद दोस्तों हम पाते हैं कि बर्तन में रखा खाद्य पदार्थ क्या होता है, पक जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सौर जल उष्मक का वर्णन आपको करना है। सौर जल उष्मक एक ऐसी और सौर ताप युक्ति है जिसमें ऊर्जा का उपयोग करके ठंडे जल से गर्म जल प्राप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जल को गर्म करने की सौर तापन युक्ति है। आजकल प्राय सभी होटलों, अस्पतालों, कॉलेजों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की छत पर इन्हें स्थापित किया जाता है। सूर्य से आने वाली किरणें जब तांबे की नलियों की काली सतह पर पड़ती हैं तो दोस्तों ये सतह उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। चूंकि तांबा उष्मा का सुचालक है, अतः शीघ्र ही यह अवशोषित उष्मा नलियों में भरे जल को मिल जाती है, जिससे जल में संवहन धाराएं बन जाती है तथा गर्म जल ऊपर उठकर संग्राहक में चला जाता है और दोस्तों ठंडा जल नीचे नलियों में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल का आपको वर्णन करना है। देखिए, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सौर सेल का सिद्धांत देखिए। सौर सेल प्राय सेलेनियम तथा अर्धचालक जैसे दोस्तों सिलिकॉन तथा गैलियम से बनाए जाते हैं। ये अर्धचालक सामान्यतः विद्युत कुचालक नहीं होते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष अपद्रव्य मिलाने से इनकी दोस्तों विद्युत चालकता बहुत बढ़ जाती है। इन पर दोस्तों प्रकाश पड़ने पर भी इनका ताप बढ़ने से इनकी मतलब चालकता बढ़ जाती है। अतः यदि अपद्रव्य मिश्रित अर्धचालक पर सूर्य से आने वाला प्रकाश डाला जाए तो अर्धचालक की सतहों के बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही सौर सेल का सिद्धांत भी है। सौर सेल के दोस्तों क्या उपयोग आपको ये बताना। चलिए पहला देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा, लाइट हाउस में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तीसरा, जल पंप, रेडियो तथा टीवी अभिग्राहियों को प्रचलित करने के लिए। चौथा, प्रकाश स्तंभों को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए। ऐसे आप दोस्तों लिख सकते हैं। और आपको बताते हैं घड़िया, कैलकुलेटर आदि चलाने के लिए भी होता है। पवन चक्की दोस्तों आपको बताना, इसका वर्णन करना है। देखिए, पवन चक्की का उपयोग कुएं या जल स्रोत से पानी खींचने के लिए, जल पंप को चलाने के लिए, गेहूं पीसने की चक्की को चलाने के लिए, कुम्हार को चाक को घुमाने के लिए तथा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा द्वारा दोस्तों पाल नाव को खेना। नाव को दोस्तों पानी में चलाने के लिए भी पवन ऊर्जा अर्थात वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके लिए दोस्तों नाव में लकड़ी का एक खंभा लगाकर उस पर एक बड़ा कैनवास कपड़ा लगाते हैं, जिसे दोस्तों पाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा रूपांतरण को आपको समझाना है। देखिए, विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय एवं उष्मीय ऊर्जा में बदलना। दूसरा, विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलना। फिर सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। चौथा, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना। ऐसे आप लिख सकते हैं। एक और देख लेते हैं, माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती के जलने से दोस्तों रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय व उष्मीय ऊर्जा में बदलना। ठीक, इतना आप काफी है। अगला क्वेश्चन, मशीनें क्या है, यह कितने प्रकार की होती हैं। मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिमाण को बदला जा सके, अर्थात उसकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर
उसका प्रभाव दूसरे बिंदु की ओर मतलब और किसी दूसरी दिशा में पैदा करके कुछ कार्य किया जा सकता है। सरल मशीनों के प्रकार देखिए, एक तो उत्तोलक हो गया, पेच हो गया, झुकातल हो गया, घिरनी हो गया, पहिया और धुरी। अगला क्वेश्चन, उत्तोलक क्या है? उत्तोलक के आपके प्रकारों का वर्णन करना है। देखिए, उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को दोस्तों एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? भार बटे आयास या आयास भुजा बटे भार भुजा। उत्तोलक के प्रकार देखिए, आलम, भार तथा आयास की स्थिति विभिन्न होने पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक देखिए, इस प्रकार के उत्तोलक में आलम बीच में होता है और इसके मतलब एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण में जैसे कैंची, तराजू, हैंडपंप, ठीक है, ये सब चीजें हो गया। दूसरा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक क्या होता है? इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के मतलब एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण के लिए सर होता है नींबू का रस निकालने का मतलब, ठीक है, नींबू का रस निकालने वाला यंत्र हो गया, ट्रॉली, बॉक्स का ढक्कन, कीवाड़, स्क्रू ड्राइवर। अब तृतीय प्रकार का उत्तोलक देखिए, कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय अलग अलग तरह के उत्तोलक आप बताइए। तो इसमें क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर दोस्तों आलम्ब तथा दूसरे सिरे पर भार होता है और बीच में दोस्तों बल लगाया जाता है, जैसे चिमटा हो गया, हल, चाकू, फावड़ा आदि। अगला क्वेश्चन है, मशीनों की देखरेख एवं रख रखाव से आप क्या समझते हैं? देखिए, अधिकतर मशीनें धातु लोहे की बनी होती है। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिसने लगते हैं। इनको घिसने से बचाने के लिए दोस्तों स्नेहक तेल व ग्रीस समय समय पर उनमें लगाना चाहिए। जैसे दोस्तों गिरनी की सहायता से पानी निकालने किसी व्यक्ति द्वारा प्रयास करने से घर्षण बल बढ़ जाता है तथा उसे काम करने के लिए धुरी में तेल लगाना चाहिए। मशीनों को दोस्तों जंग से बचाने के लिए जंग वाले भाग को बालू, कागज या रेगमाल से दोस्तों रगड़ कर सफाई करना चाहिए। बारीक भागों पर पेंट कर देना चाहिए। जिन मशीनों से काम ना लिया जा रहा हो उन्हें दोस्तों ग्रीस लगाकर ढक देना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कोशिका से आपका क्या अभिप्राय है? आपको इसको समझाना है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देखते हैं कोशिका का क्या अर्थ होता है। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को दोस्तों हम कोशिका या सेल कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है बल्कि ये शरीर की दोस्तों जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं तथा जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित कोशिकाओं का समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां हैं। शरीर निर्माण में दोस्तों यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे दोस्तों एक भवन निर्माण में ईंटें। कोशिकाएं दोस्तों जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें से दोस्तों ये अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय या असंख्य कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक कोशिकीय मतलब केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं, जैसे कि दोस्तों अमीबा हो गया। एक कोशिकीय जीवों को एक कोशिकीय या यूनिसेलर तथा बहुकोशिकीय जीवों को दोस्तों बहुकोशिकीय या मल्टीसेलर भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं का वर्गीकरण आपको करना है। तो प्रत्येक कोशिका की आंतरिक संरचना समाप्त होती है, लेकिन उनका बाह्य तथा कार्य पृथक पृथक होते हैं। देखिए दोस्तों, पहले कार्य और आकार के आधार पर दोस्तों कोशिकाओं को कई भागों में बांटा गया है। पहला जैसा आ गया आपका रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। रक्त में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों गोल तथा तस्तरी के समान उभरी हुई होती हैं। श्वेत कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। फिर दोस्तों बारी आती है पेशीय कोशिकाएं। पेशीय कोशिकाएं पतली, लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ये आपस में मिलकर पेशीय ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिनके द्वारा शरीर के समस्त आंतरिक, बाह्य और ऐच्छिक तथा अनैच्छिक अंग क्रियाशील रहते हैं। फिर अस्थि कोशिकाएं आता है। अस्थि निर्माणक कोशिकाओं को दोस्तों अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। ये बेलनाकार होती है तथा चारों ओर महीन छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं। तो तंत्रिका कोशिका दोस्तों की संरचना शरीर के अन्य कोशिकाओं से काफी अलग होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग चौड़ा तथा आसमान का होता है, ठीक आकार का होता है तथा कोशिका पिंड कहते हैं, इसमें केंद्रक होता है। फिर संयोजी कोशिकाएं। संयोजी कोशिकाएं आपस में मिलकर संयोजी ऊतकों का निर्माण करती हैं, जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। त्वचा या दोस्तों आच्छादक कोशिकाएं। आच्छादक कोशिकाएं दोस्तों पतली झिल्ली के आकार की होती हैं। ये आपस में मिलकर आच्छादक ऊतकों का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कोशिका की संरचना को आपको समझाना है। देखिए दोस्तों, कोशिका की संरचना, प्रत्येक कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका भित्ति क्या है, इसको देखते हैं। कोशिका के ऊपर एक पतली दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है, जो कोशिका के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। इस भित्ति के दोस्तों कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग रहती है और अपना अलग अस्तित्व रखती है। कोशिका के भीतरी भाग में जो जीव द्रव्य पाया जाता है, उसी का दोस्तों कुछ भाग गाढ़ा कठोर होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब बारी आती है कोशिका द्रव्य।
कोशिका भित्ति के अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल रंगहीन और अर्ध पारदर्शक पदार्थ भरा रहता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य ही कोशिका और मानव का जीवन है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को समाप्त कर दिया जाए तो वो मृत हो जाती हैं। इसी से कोशिका ही दोस्तों जीवित रहती है और अपना पोषण करती है। जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट विद्यमान रहते हैं। अब बारी आती है केंद्रक की। तो केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह दोस्तों कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस, ठीक है ना, रस की बात है, का ही मतलब सघन पिंड है। यह दोस्तों अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसे कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ऊतक क्या है, उसके प्रकारों का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। जीवधारियों का शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीवधारी सरल एवं एक कोशिकीय होते हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जीवाणु, ठीक है ना, ये सब दोस्तों बारे इसमें है मतलब। इसके बाद देखिए इनमें समस्त जैविक क्रिया एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है, जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवधारियों में विभिन्न जैविक क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं, ऊतक, ऊतक तंत्र एवं अंग द्वारा संपन्न होती है। विभिन्न समूहों में कोशिकाएं विशिष्टीकरण के फलस्वरूप निश्चित कार्य को करने की क्षमता रखती है। ये सब चीजें दोस्त हैं। फिर उसके बाद ऊतक के हम प्रकार देख लेते हैं। उपकला ऊतक हो गया दोस्तों, संयोजी ऊतक हो गया, संवहन ऊतक हो गया, पेशीय ऊतक हो गया, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। इन सब चीजों को याद कर रखिएगा। जीवधारी या मनुष्य के शरीर में ऊतक का महत्व आपको स्पष्ट करना। पहला महत्व देखते हैं। कोशिकाएं अति सूक्ष्म आकार की होती हैं, वे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती। इन कार्यों को ऊतक ही सफलतापूर्वक करते हैं। दूसरा, ऊतकों की उपस्थिति के कारण भ्रम का विभाजन होता है, अर्थात भिन्न भिन्न ऊतक अपने विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं। तीसरा पॉइंट, ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र तथा ऊतक तंत्र से मिलने से अंग बनते हैं। अंग विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। चौथा देखिए, विभिन्न अंगों के मध्य कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं जैसे रुधिर तथा लसिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने अथवा दोस्तों लाने ले जाने का कार्य भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आप 4 पॉइंट भी पेपर में लिखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में तो सफिशियंट होता है, बढ़िया लिखेंगे तो बढ़िया है। बाकी दोस्तों ये 5वां 6वां पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना होने पाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में प्रमुख अंग तंत्र या संस्थान कौन कौन से हैं, इसको आपको बताना है। हमारे शरीर के मुख्य अंग तंत्र या संस्थान निम्नलिखित है। पहला दोस्तों कंकाल या अस्थि तंत्र होता है। दूसरा पेशी तंत्र हो गया। तीसरा पाचन तंत्र। चौथा मतलब स्वतंत्र तंत्र। पांचवा रुधिर परिसंचरणक तंत्र। छठा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र। सातवां हमारा तंत्रिका तंत्र है। आठवां प्रजनन तंत्र है। नौवां दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र है और 10वां अध्यावरणीय तंत्र है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, मस्तिष्क के कार्य आपको बताने हैं। तो मानव शरीर को दोस्तों निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे सिर हो गया, मस्तिष्क देखिए, मस्तिष्क के यहाँ पर 3 भाग होते हैं। एक तो पहला प्रमस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, ऊपरी, ठीक है। और देखिए जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है इसके भी 2 भाग होते हैं, एक तो ऊपरी तरफ पटल हो गया, दूसरा तल होता है। फिर दोस्त हमारा तीसरा था पश्च मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, सेतु, सुषुम्ना और, ठीक है, शीर्ष हो गया, और लास्ट में आता है अनुमस्तिष्क। अब मस्तिष्क के कार्य भी जरा देख लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं। यह सारे शरीर का संचालन करता है। यह शरीर के सभी कार्य तथा प्रत्येक अंग में होने वाले कर्म को नियंत्रित एवं नियमित रखता है। फिर उसके बाद ग्रीवा, धड़, हृदय आदि, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर अगला दोस्तों देखते हैं आंसर मतलब क्वेश्चन का, कि मानव शरीर में हृदय के कार्य आपको बताने हैं, ठीक है। हृदय पंप की बात ही कार्य करता है तथा निरंतर रक्त प्रवाहित करता रहता है, जो शरीर में के सभी भागों में परिसंचरण होता है, जिससे रक्त को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए वापस भेजना। अगला क्वेश्चन है कि मानव कंकाल को समझाइए, इसके प्रकारों का आपको उल्लेख करना है। देखिए मानव कंकाल अस्थियों तथा उपस्थितियों से मतलब का बना एक ढांचा होता है। संपूर्ण ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। मानव एक दोस्तों कशेरुकी प्राणी है। मानव को रूप एवं आकार देने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है। कंकाल के द्वारा हृदय, फेफड़े, ठीक है ना, आंखों जैसे कोमल अंगों की सुरक्षा होती है। मानव का चलना, दौड़ना, मुट्ठी बांधना, सुई पकड़ना व झुकना आदि कार्य कंकाल द्वारा ही संभव है। कशेरुकी प्राणियों में कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और दूसरा दोस्तों अंतः कंकाल, ठीक है। बाह्य कंकाल बाहर से दिखाई देने वाला कंकाल है, यह त्वचा की चर्म, ठीक है ना, तथा दोस्तों उपचर्म से बनता है, जैसे दोस्तों बाल, पंख, नाखून, पंजे, खुर, चोंच आदि कंकाल के दोस्तों उदाहरण है, जो कशेरुकी प्राणियों के उदाहरण है। अंतः कंकाल दोस्तों बाहर से दिखाई नहीं देता, यह त्वचा के नीचे होता है, इसके द्वारा ही शरीर का ढांचा होता है। मुख्य रूप से दोस्तों कंकाल के 2 भागों में विभाजित रहता है, मतलब एक अक्षीय कंकाल, दूसरा अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल यह शरीर के दोस्तों लंब अक्ष पर स्थित होता है। इसके अंदर करोटिड
अथवा खोपड़ी, कशेरुक, दंड, पसलियां तथा उरोस्थी होते हैं। अनुबंधी कंकाल में देखिए यह शरीर के दोस्तों लंब अक्ष के दोनों ओर स्थित होता है। इसके अंतर्गत अंश मेखला तथा श्रोणि, मेखला और भुजाओं की अस्थियां होती हैं। फिर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्यों का आपको वर्णन करना है। तो चलिए दोस्तों इसके प्रमुख कारण के वर्णन देखते हैं। पहले शरीर को आकार प्रदान करना, दूसरा शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, तीसरा शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, चौथा श्वसन में सहयोग प्रदान करना, फिर मांसपेशियों को क्रियाशील बनाना, रक्त कर्णिकाओं का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है पेशियां क्या है, इसकी गति या गतियों तथा संरचना को आपको समझाना है। देखिए कंकाल तंत्र पर मांस का जो आवरण होता है उसको पेशीय संस्थान कहते हैं। शरीर की सभी प्रकार की गति अस्थियों एवं पेशियों के संबंध से उत्पन्न होती है। पेशियां दो प्रकार की पाई जाती हैं, संकुचन तथा शिथिलन या प्रसरण। देखिए पेशी का संकुचन दो प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक दूसरा अनैच्छिक। पेशी की संरचना देखते हैं। पेशियां दोस्तों विभिन्न प्रकार की होती है, जिन अस्थियों के सहारे से पेशियां जुड़ी रहती है उन्हीं के आकार की तरह दोस्तों इनका भी आकार होता है। प्रत्येक पेशी बाल जैसी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। प्रत्येक पेशी ऊतक को रुधिर वाहिनियों से रक्त तथा मस्तिष्क से तंत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पायरिया के कारण एवं उपचार आपको बताना। तो दोस्तों देखिए यह रोग वयस्कों में अधिकतर पाया जाता है। इस रोग से दोस्तों दांतों में बदबू आने लगती है तथा मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। धीरे धीरे दांत आपके गिरने लग जाते हैं। कारण क्या है, पायरिया से होने के कारण आप देखिए दांतों की सफाई ना करना, मसूड़ों का अस्वस्थ होना। उपचार क्या है, रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। मसूड़ों को भली प्रकार से मालिश करना चाहिए। खोखले दांतों व दाढ़ों को दोस्तों भरवा लेना चाहिए। दांतों को मतलब नियमित प्रतिदिन सफाई करना चाहिए। भोजन में विटामिन ए व सी की उचित मात्रा लेनी चाहिए। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, इसको जरा देखते हैं। देखिए परिसंचरण तंत्र, जीवित अवस्था में रक्त शरीर में सदैव संचरण करता रहता है। रक्त की इसी भ्रमण करने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियों में से होकर ही रक्त शरीर में प्रवाहित होता है। रक्त जिस स्थान से अपनी यात्रा आरंभ करता है समस्त शरीर में भ्रमण करने के बाद पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाता है और इस चक्र में दोस्तों जीवन पर्यंत परिक्रमा करता रहता है। एक परिक्रमा का चक्र इस प्रकार से है दोस्तों, देखिए रक्त बाह्य नीले से महाधमनी में, धमनी में से फिर धमनियों में, कोशिकाओं में फिर आता है दोस्तों केशिकाओं में, फिर देखिए सिरिकाओं में आता है, फिर सिराओं में आता है, फिर महासिराओं में आता है, फिर दाएं आलिंद में आता है, फिर दाएं नीले में आता है, फिर देखिए दोस्तों फुफ्फुसीय में आता है, फिर धमनी में, फुफ्फुसीय सिराओं में, बाएं आलिंद में और पुनः दोस्तों बाएं नीले में पहुंचकर फिर इसी चक्र के आधार पर समस्त शरीर में जीवित अवस्था में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। तो गाइस ये रक्त कभी रुकता नहीं है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा, स्रोत के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है। देखिए स्रोत के आधार पर दोस्तों प्रोटीन दो प्रकार की होती है। तो जंतु प्रोटीन हो गई जैसे जिसमें मिलता है आपका दूध में, मांस में, मछली, अंडा आदि से प्राप्त प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन जैसे दोस्तों दाल होगी, सेम, सोयाबीन, फलियां तथा गिरिधर फल से प्राप्त प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन के जारट से लगभग 204.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, आपको ये बताना है। देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों आपका ए, डी, ई, के। इसको जरा दोस्तों याद रखिएगा, वसा में दोस्तों कौन कौन सा आपका ए, डी, ई, के और जल में दोस्तों बी और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, विटामिन के मतलब, चलिए पहले इसको और देख लेते हैं। विटामिन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। विटामिन दोस्तों आपका अनाज से, हरी सब्जियां, दालें, दूध, घी, पनीर, मांस, छिलकेदार फल, अंकुरित बीजों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के की प्राप्ति स्रोत एवं इनकी कमी से होने वाले आपको रोग बताने। चलिए सारे विटामिन देख लेंगे तो कोई ना कोई पेपर में आया तो काम हो जाएगा आपका। तो पहले विटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों आंखें, बाल तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए पालक से आपको मिलता है, गाजर, आम, मक्खन, मछली का तेल, टमाटर, पीले नारंगी फल आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी, यह विटामिन दोस्तों पानी में घुलनशील है। इसकी कमी से शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है और इसका शरीर में संचय नहीं हो सकता। विटामिन बी में दोस्तों कई विटामिन सम्मिलित होते हैं जैसे B1 थायमिन हो गया, B2 ठीक है, रिबोफ्लेविन हो गया, B3 दोस्तों आपका नियासिन हो गया, B4 हो गया फोलिक एसिड, B6 हो गया दोस्तों पिरिडॉक्सिन आदि। अब बारी आती है विटामिन सी। यह दोस्तों दांतों तथा हड्डियों को कैल्शियम
प्राप्ति में सहायक, संक्रमण से बचाव करता है तथा रक्त शोधन का भी कार्य करता है। यह विटामिन नींबू, संतरा, आम, टमाटर, अमरूद, मौसमी, आंवला तथा हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी, ठीक है गाइस। देखिए यह दांतों तथा अस्थियों को मजबूत बनाता है। यह दोस्तों विटामिन प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में मक्खन, अंडा, दूध, मछली का तेल तथा यकृत में पाया जाता है। इसकी कमी से दोस्तों सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई क्या है? यह दोस्तों संतानोत्पादन की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना। और यह विटामिन दोस्तों दूध, मक्खन हो गया, सब्जियों तथा मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से दोस्तों जननांग प्रभावित होते हैं। विटामिन के, यह विटामिन दोस्तों शरीर के बहते रक्त को जमाकर रक्त स्राव को रोकता है। यह विटामिन आपका पालक, गोभी, दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से दोस्तों रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कभी खून बहता तो आपने देखा होगा कि खून आपका रुक जाता थोड़ी देर बाद। अगर विटामिन के ही आपके शरीर में ना हो तो हो सकता है कि खून दोस्तों जो बह रहा है वो बहता ही रहेगा, फिर खून रुकेगा नहीं। अगला क्वेश्चन आता है कि परिरक्षण क्या है? वायुमंडल में अनेक प्रकार के जीवाणु तथा कवक के बीजाणु उपस्थित होते हैं। ये अनुकूल तापमान, नमी तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थ मिलने पर उगने लगते हैं और दोस्तों भोज्य पदार्थ खराब होने लगता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण आवश्यक है। परिरक्षण दोस्तों वह क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पाशुरीकरण क्या है? देखिए दोस्तों, पाशुरीकरण, वैज्ञानिक दोस्तों लुई पाश्चर ने परिरक्षण के लिए अति उत्तम विधि खोजी। इस विधि को पाशुरीकरण कहा जाता है। इस विधि का दोस्तों उपयोग दुग्ध डेयरियों में किया जाता है। इस विधि में दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर दोस्तों उसके बाद 15 मिनट बाद 72 डिग्री पर गर्म करते हैं। तुरंत 210 डिग्री तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान पर भंडारण करते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संक्रामक रोग क्या है? देखिए दोस्तों, संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान रखिएगा। चेचक दोस्तों रोग के प्रसार को आपको समझाना है। यह रोग तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। वर्तमान समय में इस रोग पर दोस्तों नियंत्रण पा लिया गया है। इसे शीतला या बड़ी माता भी कहते हैं। चेचक का जीवाणु, इस रोग का दोस्तों जीवाणु वेरिओला वायरस होता है। रोग का प्रसार क्या है? रोगी व्यक्ति के नाक, मुंह, गले के स्राव से बिंदुक संक्रमण द्वारा और बाद में रोगी के संक्रामी वस्तुओं तथा सूखी पपड़ियों से जो सूख कर वायु में मिल जाती है। पपड़ियों तथा संक्रामी पदार्थों में जीवाणु 6 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। उद्भवन काल क्या दोस्तों? 7 से लेकर 17 दिन, औसतन 12 दिन। छोटी माता का प्रसार, लक्षण एवं बचाव के आपको उपाय बताना है। देखिए दोस्तों, यह भी संचारी संक्रामक रोग है जो बचपन से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को हो सकता है। एक बार रोग हो जाने पर वो व्यक्ति को में जीवन भर के लिए रोग से निरोध क्षमता उपार्जित हो जाती है। जीवाणु दोस्तों क्या है? यह वेरिसेला वायरस होता है। रोग का प्रसार क्या है? श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से, रोगी के निकट संपर्क से या रोगी के संक्रमित वस्तु होते हैं। उद्भवन काल दोस्तों 14 से लेकर 21 दिन। संक्रामक काल, पित्तिका निकलने के 200 दिन पूर्व से लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक नहीं होती। रोग के लक्षण क्या है? इसको जरा देखते हैं। रोग का दोस्तों प्रारंभ हल्के ज्वर और कमर दर्द के साथ शुरू होता है। वयस्कों में ज्वर 101 फ़ारेनहाइट से लेकर 102 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ज्वर आने के 24 घंटे के अंदर शरीर के संपर्क ढके भागों में दाने निकल आते हैं। 2 से 3 दिन में दोस्तों इन दोनों में पानी भर जाता है। 6 से 7 दिन में दोस्तों ये दाने सूखकर पपड़ी बन जाते हैं, ठीक है। रोग से बचाव क्या है? रोग प्रारंभ होने पर ही दोस्तों स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचना दे देनी चाहिए। रोगी को दोस्तों अलग कमरे में व्यवस्था कर देनी चाहिए। पित्तिका निकलने के समय से लगभग 1 सप्ताह तक रोगी को अलग रखना चाहिए। रोगी के थूक हो गया, बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोगी के दोस्तों ठीक होने पर रोगी के सभी सामान और कमरे को साबुन, सोडा व गर्म पानी से धोना चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि खसरा रोग के लक्षण व इससे बचाव के आपको उपाय बताने। तो बच्चों में फैलने वाला संचारी रोग है। ये 6 माह से लेकर 10 वर्ष की आयु के बच्चे से ग्रसित होते हैं। इसका जो जीवाणु है दोस्तों ये वायरस द्वारा आता है। रोग का प्रसार कैसे होता है? देखिए, रोग का प्रसार सीधे रोगी के संपर्क में श्वसन द्वारा, बिंदुक संक्रमण से और रोगी व्यक्ति के संक्रामक पदार्थों से होता है। उद्भवन काल देखिए लगभग 10 से लेकर 14 दिन। संक्रामक काल दाने निकलने के 4 दिन पूर्व से लेकर 5 दिन बाद तक। रोग के लक्षण क्या है? देखिए, प्रारंभ में आपको जुकाम होगा, सिर दर्द, खांसी और हल्का ज्वर होता है।
दूसरा, 1 से 2 दिन बाद ज्वर की तीव्रता दोस्तों 103 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है और नाक तथा आंखों से पानी आने लगता है। तीसरा पॉइंट, ज्वर के चौथे दिन तक दोस्तों मुंह के भीतरी भाग, चेहरा और कान के पीछे दाने निकल आते हैं। धीरे धीरे दोस्तों दाने शरीर में फैल जाते हैं। 1 से 2 दिन तक यह दाने तीव्रता पर रहते हैं, फिर दोस्तों ये सूखने लगते हैं। रोग से बचाव क्या दोस्तों, देखिए अगर रोग का संदेह हो तो संदेही व्यक्ति को तुरंत अलग कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लगभग 7 दिनों तक रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। रोगी के श्वसन मार्ग से निकलने सभी पदार्थ को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रोगी या रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान को अच्छी तरह से विसंक्रमित करना चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि हैजा रोग किस प्रकार फैलता है, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग बीमारी है। गर्मी के मौसम में यह रोग अधिक फैलता है। समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को समान रूप में प्रभावित करता है। जीवाणु दोस्तों देखिए विब्रियो कालेरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस मच्छर से प्रसारित होता है तथा लक्षण आपको बताना है। मलेरिया रोग दोस्तों एनाफिलीज मच्छरों से प्रसारित होता है। लक्षण देखिए, प्रारंभ में शारीरिक कमजोरी होगी, आपको हाथ पांव में दर्द और सिर दर्द होने लगता है। फिर दोस्तों अत्यधिक ठंड लगकर बुखार आने लगता है। ठंड की अवस्था में रोगी को कपकपी बंध जाती है। यह अवस्था दोस्तों आधे घंटे से 2 घंटे तक रहती है। उसके बाद ज्वर दोस्तों 103 फ़ारेनहाइट से लेकर 105 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। फिर पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है, परंतु जी मिचलाने और वमन की शिकायत बनी रहती है। इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु से क्या अभिप्राय, आपको ये बताना है। किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। परमाणु का आवेश शून्य होता है, ठीक है ना। नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन या प्रोटीन लिखा है, प्रोटॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि निम्न का आविष्कार खोज किसने की, इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉन, नाम देखिए जे थॉमसन ने 1897 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए खोज कितने की, सबको याद करते चलिएगा। परमाणु संरचना की खोज बोर एवं रदरफोर्ड ने की है 1913। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने दोस्तों 1932। परमाणु संख्या मोराले ने 1913। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने 1803। अगला क्वेश्चन है, तत्व एवं उसके वर्गीकरण को आपको समझाना है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं या एलिमेंट कहलाते हैं। तत्वों को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब तक दोस्तों 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में समानता, ठीक है, होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। यौगिक दोस्तों किसको बोलते हैं, जिसको कंपाउंड बोलते हैं अंग्रेजी में। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं और इसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिक के गुण भिन्न होते हैं। यौगिक के सूत्र में से मतलब उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है, जैसे जल, नमक, ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट आदि। अब मिश्रण किसे कहते हैं, मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे दोस्तों वायु हो गया, शरबत, सिरका, पीतल, सोडा वाटर आदि। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको आपको बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों द्वारा तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के लिए दोस्तों मतलब अग्रलिखित दोस्तों आपके पास जानकारी आवश्यक है। देखिए पहला क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान, अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेत या सूत्र का ज्ञान, अभिक्रिया के लिए उचित ताप एवं उत्प्रेरक की आवश्यकता अनुसार का ज्ञान। अगला प्रश्न हमारा आता है कि रासायनिक सूत्र के प्रकारों को आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात होगी हमारी मूलानुपाती सूत्र। देखिए वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उसे मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ग्लूकोज के अणु में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो सरल अनुपात है 1:2:2 है, अतः इसका मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH2O, ठीक है। अगला दोस्तों आता है हमारा आणविक सूत्र। ठीक है, वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, आणविक सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6, ठीक है, परमाणु, हाइड्रोजन के 12,
परमाणु तथा ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। मतलब दोस्तों इसको आप बोलते हैं हम लोग आणविक सूत्र C6H12O6। ठीक है, अब अगला दोस्तों आता है हमारा संरचना सूत्र। तो वह सूत्र जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या एवं उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है, संरचना सूत्र कहलाते हैं। मीथेन का हमारा आणविक सूत्र होता है CH4। इसका आकार चतुष्फलकीय होता है और कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। इसमें CH बंध एक दूसरे से 109 डिग्री 28 अंश का मतलब कोण बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जरा ध्यान रखिएगा, 109 28। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि परिवर्तन किसे कहते हैं। तो परिवर्तन देखते हैं। किसी वस्तु की मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग, ताप, आकार अथवा अवस्था आदि के बदलने को परिवर्तन कहते हैं। विभिन्न परिवर्तनों की पहचान वस्तुओं के भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना तथा रासायनिक गुणों के आधार पर की जा सकती है। दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन देखिए। मोमबत्ती, कोयले, लकड़ी आदि का जलना, दाल सब्जियों का पकना, आटे से रोटी का बनना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़ों का सूखना आदि दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को आपको समझाना है। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे में जैसे चुंबकत्व उत्पन्न होना, पानी का बर्फ या वाष्प में बदलना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, पदार्थ का चूर्ण बनना। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है जिससे जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, लोहे की कील पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, पदार्थ का जलना, दूध का फटना या दूध का जमना, भोजन का पचना। अगला क्वेश्चन है अम्ल, क्षार एवं लवण को आपको समझाना है। अम्ल किसे कहते हैं? एसिड अंग्रेजी में। आर्रेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं देते हैं। क्षारक दोस्तों किसे बोलते हैं? जिसको बेस बोलते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिड आयन या OH आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सियल आयन के अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, वो दोस्तों धनायन था अम्ल में, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? ऋणायन होता है। फिर बात आती है लवण की, साल्ट। धनायन प्रायः धात्विक आयन और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे, ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो C-, NO3-, SO4- आदि। ठीक है दोस्तों, Cl लिखा है, ठीक है, स्टार्टिंग में। इसको क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो C खाली दिख रहा था ऐसे, Cl है ये, ठीक है ना। क्लोरीन आपको पता है ना, Cl होता है। तो से बने यौगिक दोस्तों लवण कहलाते हैं। ठीक है, कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन ना होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है जैसे NH4+, ठीक है, K2SO4 हो गया, NH4Cl हो गया, CuNO3 का होल ट्वाइस आदि लवणों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव आपको बताना है। देखिए, वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है, जैसे नाइट्रोजन की 78% हो गया, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें होती हैं। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या देखें? पहला देखिए, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं और वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत भी हैं। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे मनुष्य में क्षय रोग, कैंसर, दमा आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मनुष्य में फेफड़े संबंधी अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे दमा, खांसी आदि हो जाती है। फिर कार्बन तथा धुआं से कैंसर तथा क्षय रोग हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारी बारी आती है ओजोन। O3 के प्रभाव से त्वचा कैंसर, आंखों के रोग, सीने में जलन, खांसी आदि रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव आपको बताने हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप बनाकर भी पेपर में लिख सकते हैं, 2 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या देखिए? कारखानों का कचरा जिसमें पारे तथा शीशे के कार्बनिक यौगिक होते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं। दूसरा, कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एड्रिन हो गया, DDT हो गया आदि वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं।
फिर अगला, रेडियोधर्मी पदार्थ की भी मतलब भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। चौथा, कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर ये बह जाता है। फिर जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है? अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों जैसे देखिए, प्रदूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे टाइफाइड हो गया, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, पेचिस हो गया, क्षय रोग हो गया, टीबी मतलब पीलिया आदि भयंकर रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणु, विषाणु तथा हानिकारक क्रम एवं उनके अंडे पाए जाते हैं, जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव आपको बताना है। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? सामान्य बातचीत की ध्वनि से तीव्र ध्वनि शोर कहलाती है, ठीक है ना। जितना हम बात करें दोस्तों, कोई बहुत तेज चिल्ला रहा तो वो ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः अत्यधिक शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत देखिए, उद्योग धंधे तथा मशीनें, परिवहन के साधन जैसे वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि, मनोरंजन के साधन दोस्तों जैसे सिनेमा, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन आदि है। अब दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव भी चलिए हम देख लेते हैं क्या प्रभाव होता है। तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से दोस्तों बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। शोर का प्रभाव मनुष्य के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी हो जाती है, रंगों की पहचान में कमी जैसे प्रभाव भी देखे गए हैं। शोर हृदय, मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि भूकंप क्या है। देखिए, भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी तथा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था में प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है, यह किन कारणों से आती है। अब बताइए, बाढ़ तो आपको पता ही होगा ना। देखिए, अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाढ़ कहते हैं। इसके कारण क्या है? भारी वर्षा तथा चक्रवात बाढ़ के कारण है, ठीक है। फिर अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से चक्रवातों से भयानक बाढ़ आती है। नदियों के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ऐसे आप पेपर में बनाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, आपको बताना है। सूखा का तात्पर्य बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी है। जल की कमी के कारण खाद्यान्नों का अभाव हो जाता है, उसे हम सूखा कहते हैं। देखिए गाइस, क्या क्या इसके भाई उपाय हैं उसको देखते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल, वर्षा जल तथा धरातली जल को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। फसलों के हेर फेर की विधि द्वारा ऐसी फसलों की खेती की जाती है जो कि सूखे को सह सके। जल सिंचाई की लघु योजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। नहरों को पक्का करके पानी की कमी को दूर किया जा रहा है, इससे पानी को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद शुष्क भागों में स्प्रिंकलर जल सिंचाई विधि का प्रयोग किया जा रहा है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी मतलब पीने का पानी तथा पशुओं के लिए चारे का प्रबंध भी किया जा रहा है। ऐसे दोस्तों आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकारों का आपको उल्लेख करना है। भूगोल विशेषज्ञों ने ज्वालामुखी की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। एक भूगोल वक्ता के अनुसार ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार पर्वत है जो भूगर्भ से नली के द्वारा उष्ण वाष्प गैसों, लावा तथा अन्य चट्टानों पदार्थों का प्रवाह धरातल पर लाता है। अब बात करें कैडनर के अनुसार, तो ज्वालामुखी एक सपाट संकुर है जो एक नली के द्वारा पृथ्वी की गहराई से संबंधित होता है। यह भूगर्भ से गैसों, ठोस तथा जलते हुए पदार्थों को बाहर निकालने में विकास का कार्य संपन्न करता है। और एक अन्य विद्वान है दोस्त, उनके अनुसार भूपटल को फाड़कर धुआं, राख, वाष्प एवं गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब इसके दोस्तों प्रकार हम देखते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार क्या है? एक तो सक्रिय ज्वालामुखी है और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, फिर विलुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तीन प्रकार के यहाँ पर है, इसको जरा देखते हैं। पहला सक्रिय, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख हमेशा खुला ही रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं और शंकु का निर्माण होता रहता है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु
इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो धन जन की अपार क्षति होती है। इससे मुख से गैसों तथा वाष्प निकला करती है। विलुप्त ज्वालामुखी क्या है? इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। इसका मुख दोस्तों मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा क्षेत्र कालांतर में झील के रूप में बदल जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छाया तथा उपछाया को परिभाषित करना। ये सब क्वेश्चन देखिए पेपर में आपके पूछे गए हैं। अब इनको देखते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों बारी आती है छाया, जिसको बोलते हैं शैडो। ठीक है ना। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु के आर पार दोस्तों तो ये जाने से रोक देती है प्रकाश को, जिससे वस्तु के दूसरी ओर क्या होता है, प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को ही वस्तु की हम क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। अब दोस्तों बारी आती है प्रछाया। ठीक है ना, और उपछाया। देखिए वस्तु की छाया और मध्य भाग जो काला अधिक काला होता है प्रछाया कहलाता है, तथा प्रछाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग को हम क्या बोलते हैं, उपछाया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा आंधी के क्या कारण है, इसको आपको लिखना है। आंधी क्यों आती है? देखिए प्राय पवने या वायु दाब की भिन्नता के कारण चलती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब तथा निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती हैं। यही हवाएं दोस्तों विक्षोभ या चक्रवातों के प्रभाव से आकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यही आंधी कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं दोस्तों आंधी के रूप में धूल और रेत से भरी होती हैं। इससे पेड़ पौधे तथा जनधन की हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के दोस्तों मतलब आपस में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत के लिए भी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दो समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालना है। देखिए एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा कि रेबीज रोग के लक्षण आपको बताने हैं। तो दोस्तों लक्षण क्या इसका है कि रोगग्रस्त मनुष्य के गले में भयंकर पीड़ा होती है तथा कुछ भी निकलने की क्षमता नहीं रहती निकलने की। ठीक है ना। रोगी पानी से डरने लगता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा व्यक्ति आक्रामक भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जलीय अपर्दन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों रेबीज कैसे होता है, कभी कभी जैसे आप लोग को कुत्ता उत्ता काट लेता है तो वहां पर रेबीज का टीका लगवाने जाते हैं ना, इंजेक्शन, तो वही सब चीजें हैं। तो देखिए जलीय अपर्दन क्या है, जड़ जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपर्दन कहते हैं। तेज वर्षा के जल से बलुई मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है तथा चिकनी मिट्टी का अपर्दन कम होता है। तो इसके प्रकार देखते हैं। वर्षा बूंद अपर्दन, अल्प सरिता अपर्दन, ठीक है, या अवनालिका या खंड अपर्दन, परत अपर्दन, बिहड़ अपर्दन, नदी तट अपर्दन, पुलिन या समुद्र तट अपर्दन, हिमनद अपर्दन, भूस्खलन द्वारा अपर्दन। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि अम्ल क्या है। अम्ल और क्षारक की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। ये दोस्तों 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अभी दोस्तों हमने देखा था। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और पानी का बनना उदासीनता कहलाता है। ठीक है ना, उदासीनता की क्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है। उदाहरण देखिए, फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन है, परंतु फसल पक जाने पर वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन है। काफी अच्छा एग्जाम्पल था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। घर्षण बल जैसे दोस्तों आप फिसल कर गिर जाते हैं ना, वही वाला है। देखिए इसका महत्व देखते हैं। खुरदरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं। पहिए और ब्रेक के बीच लगे घर्षण बल से ही वाहन की मतलब गति नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा, माचिस की तीली माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण ही जलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जड़ों के मुख्य कार्य क्या है। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम आपको बताना है। जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को जमीन से पानी तथा मजबूती प्रदान करना होता है। तो दोस्तों मक्का में कौन सी जड़ पाई जाती है, झकड़ा जड़। ठीक है, अपस्थानिक या रेशदार जड़। प्याज में दोस्तों कौन सी होती है, झकड़ा जड़ या अपस्थानिक रेशदार जड़। सरसों में दोस्तों मूसला जड़, बैगन में मूसला जड़। अगला क्वेश्चन आता है कि धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन आपको करना है। तो चलिए दोस्तों पहले इसका सचित्र वर्णन ही देख लेते हैं। तो कुछ दोस्तों आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दो ऐसे गोला कर दीजिएगा, ऐसे से इसको मिला दीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आप ऐसे इसको यहाँ बना सकते हैं।
देखिए हम आपको तरीका बनाते थे आसानी से बनाने का, नहीं तो फिर आप लोग इसको परेशान होंगे बनाने में। इसको लास्ट में ऐसा गोला कर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। जितना अच्छा फिगर बनेगा ना, इंप्रेशन उतना ही अच्छा दोस्तों आपका जमने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे करके दोस्तों आप आसानी से फिगर बना सकते हैं। चलिए कुछ इसके बारे में देख भी लेते हैं क्या लिखा है। यदि किसी कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधित तारों को नलिका की मतलब लंबाई पर लपेटा जाए तो दोस्तों ये फिगर है दोस्तों, मतलब ठीक है ना। इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं और इसके तार के सिरों को दोस्तों शुष्क सेल, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ देते हैं। इस प्रकार दोस्तों लटकाया जाता है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। विद्युत यदि इसे परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका का एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दोस्तों दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो उसके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाती है। तो दोस्तों फिगर ध्यान में रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो भाई फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आधार ये दोस्तों डोरा है, ये परिनालिका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में बताना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आपके में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों कुक्तक या छेदक दंत, ठीक है ना। ये दोस्तों दांत क्या होते हैं, धारदार होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। दूसरा दोस्तों रद नक या भेदक दंत, इन दांतों की संख्या दोस्तों 2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे एवं नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा आता अग्र चवड़क दंत, इन दांतों के सिरे नुकीले होते हैं परंतु केनाइक, ठीक है, केनाइन दांतों की अपेक्षा ये दोस्तों कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और इसका कार्य भोजन को कुचलना है। दाढ़ या चवड़क, ये दांत दोस्तों मुख में पीछे की ओर होते हैं तथा आकार में चौकोर होते हैं और इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत दोस्तों अत्यंत मजबूत होते हैं और इनकी कुल संख्या 6 होती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया को आपको समझाना है। संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण भी आपको देना है। मनुष्य में पोषण के मतलब 5 चरण होते हैं। पहला दोस्तों देखेंगे भोजन का अंतःग्रहण। देखिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के ठोस खाद्य पदार्थों को अपने हाथों की सहायता से मुख में पहुंचाता है और दांतों से चबाकर उसके छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके निकल जाता है। फिर बारी आती है पाचन। खाए हुए ठोस या सरल भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अविसरणशील होता है जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता, अतः उसे पाचक रसों एवं जल की जलीय अपघटन क्रिया द्वारा शर्करा, अमीनो अम्ल तथा वसा के अम्लों के छोटे छोटे सरल, ठीक है, विसरणशील अणुओं और आयनों में बदल दिया जाता है ताकि दोस्तों उसका अवशोषण हो सके। तीसरा पॉइंट है अवशोषण। सरल घुलनशील पचा हुआ भोजन हाथों से विसरित होकर रुधिर में पहुंचता है, इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। चौथा पॉइंट है स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद रुधिर में होकर मतलब अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं जहां वह जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्त, इतना बहुत है। बहिक्षेपण। भोजन के अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं जहां इसका अधिकांश पानी पुनः अवशोषित हो जाता है तथा शेष पदार्थ मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। सेल में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। चौथा लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना। पांचवा माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। छठा मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय व ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। ठीक है, ऐसे दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए दोस्तों निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि। प्रोटीन की कमी से दोस्तों होने वाले रोग हैं क्वासकोर और मेरेस्मस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि आवर्त
साड़ी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर दोस्तों विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। विद्युत धनात्मक, विद्युत उदासीन, विद्युत ऋणात्मक। ठीक है ना। अधिक धात्विक होता है दोस्तों, कम धात्विक या अधात्विक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता आपको लिखनी है। तो डिबलर क्या होता है, देखिए यह रबी फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र है। इसके द्वारा दोस्तों छिद्रों के माध्यम से बीज बोया जाता है, जिससे फसल का औसतन उत्पादन अधिक होता है। गेहूं बो जाते हैं। कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। इससे मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है। इन यंत्रों से श्रम एवं समय की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखना है, 2017 में पूछा गया प्रश्न। धातु ऑक्सीजन के सहयोग से दोस्तों भास्मिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल को डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षार में डुबाने पर क्या होता है, नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ये दोस्तों आपका श्वसन अंग है। देखिए सबसे ऊपर नासा मार्ग, फिर कंठ छद्म और श्वास नली है दोस्तों, नाल है। फिर श्वसनीय आपके यहाँ फेफड़ा आता है। ये मुख गुहा है, ग्रसनी है, श्वसन नलिका है, ये सब दोस्तों। ठीक है, आप इसको जरा देख लीजिएगा, इसको बना लेना है। यहाँ दोस्तों आपका हृदय होता है, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी। ठीक है गाइस, तो कुछ ऐसा आप बना सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन फिगर बनाने से नहीं मिलता दोस्तों, जो कुछ चीजें लिखी गई ना इसको आपको लिखने से नंबर ज्यादा बढ़िया मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है। आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आपसे रिलेटेड होगा तो इसको आप बना के लिख सकते हैं और पूरे 2 अंक आप फ्री के पा सकते हैं। देखिए परिवेशीय स्वच्छता, इसके अंतर्गत परिवेश की सफाई, कच्चा कच की सफाई, शौचालय की सफाई आती है। परिवेशीय स्वच्छता का उद्देश्य परिवेश स्वच्छता के द्वारा परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा से है। यदि परिवेश में स्वच्छता होगी तो इसका लाभ समाज को भी होगा। ठीक है, स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा रखने के लिए परिवेशीय स्वच्छता का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करना होगा। परिवेशीय स्वच्छता बनी रहे इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने पास पड़ोस में किसी भी प्रकार की गंदगी न रहने दें, पड़ोसियों को इसके बारे में बताएं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई अभियान में योगदान दें। आपके पड़ोस में गंदगी के दोस्तों ढेर ना हो, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न है कि हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं। ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके आपको बताने हैं। ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधनों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसको संरक्षित करने के नियम देखते हैं। देखिए ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। जीवाश्म ईंधन जैसे दोस्तों कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इनका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब कि इनका उपयोग अति आवश्यक हो, अन्य या दोस्तों कह सकते हैं कि इसका कोई अन्य विकल्प आपके पास ना हो। ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाएं। ईंधन की दोस्तों कम खपत वाले वाहनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। लक्षण तथा उससे संबंधित मतलब उससे बचने के उपाय आपको लिखना है। तो दोस्तों विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है। चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमजोर हो जाती हैं। उपाय क्या, विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन तथा डॉक्टर की सलाह पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भूकंप आने के क्या क्या कारण है। भूकंप से बचने के 2 उपाय या उपाय एवं प्रबंधन से क्या क्या तरीके अपने स्तर पर अपनाएंगे लिखिए। भूकंप आने के कारण दोस्तों एक तो ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, दूसरा पृथ्वी का सिकुड़ना हो सकता है, बलन तथा भ्रंश हो सकता है, भू संतुलन हो सकता है, कृत्रिम हो सकता है। मनुष्य पर भूकंप का प्रभाव देखिए। भूकंप मनुष्य के लिए दोस्तों प्राय अभिशाप तथा कभी कभी वरदान सिद्ध होते हैं। इससे अनेक हानियां तथा कुछ लाभ भी निम्न है। हानियां क्या होती है जरा इसको देखते हैं। इससे दोस्तों धन और जन की अपार हानि होती है। कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग में रुकावट पड़ जाती है और उनका प्रवाह रुक जाता है। जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो दोस्तों बड़ी बड़ी लहरें उठती है, जिससे जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है। भूकंप से दोस्तों भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे यातायात में बड़ी बाधा पड़ती है।
अब दोस्तों भूकंप आने से कुछ लाभ भी होता है, ठीक है ना, सिर्फ हानि नहीं होती है। तो देखिए भूकंप से जितनी क्षति होती है उसका दोस्तों 1/100वां भाग लाभ नहीं होता है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित है। लाभ बहुत ही कम होता है, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। भूकंपीय तरंगों से दोस्तों हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पहला, भूकंप से भूस्खलन क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है। इससे दोस्तों मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। भूकंपों से दोस्तों बड़े पैमाने पर बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत, पठार या घाटियां आदि कई नई स्थलाकृतियों में जन्म लेता है। कई बार दोस्तों भूकंपीय भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म होता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। अब भूकंप से बचने के उपाय क्या है? देखिए गाइस, भूकंप के आने के समय विद्यालय व भवन से तुरंत बाहर खुले स्थान पर आपको आ जाना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या रहा कि अगर मकान आपकी बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर आ जाइए। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों ये रही हमारी लघु 3 की वीडियो। देखिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या करना है। आपको दोस्तों हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 देखना। पार्ट 1 में हमने जितने भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन उसको डिस्कस किया है। पार्ट 2 में दोस्तों हमने अति लघु 3 प्रश्नों को डिस्कस किया है। जब आप दोस्तों अति लघु 3 बहुविकल्पी की वीडियो देख लेंगे और ये लघु 3 की वीडियो पूरी देख लिया आपने, तो दोस्तों अब आप पेपर के लिए तैयार हैं। तो डेफिनेटली आप पेपर में अब एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सभी छात्रों को पेपर के लिए अभी से ऑल द बेस्ट, और पेपर में दोस्तों आप एक अच्छा स्कोर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।